નમસ્કાર, આપની સાથે હું દેવાંશી. આપણી સાથે છે કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા અને ગુજરાતના મીડિયા ઇન્ચાર્જ ડૉક્ટર આલોક શર્મા. આલોક શર્માજી સાથે ગુજરાત કોંગ્રેસની રણનીતિ સમજવી છે, મીડિયાની સ્ટ્રેટેજી, કેમ્પેન અને એ સાથે कांग्रेस में क्या त्रुटि रह जाए ये पण समझવું છે. शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है. और आलोक जी, हमें सबसे पहले ये समझना है कि अगर किसी राज्य में 41% वोट मिलता है किसी भी पार्टी को, तो उसका मतलब कि वो राज्य वाले तो चाहते हैं कि वो पार्टी अच्छे से बनी रहे, आगे ग्रो करे, लेकिन कांग्रेस में कुछ कमियां रही होगी कि 2017 जैसे माहौल में भी सरकार नहीं बना पाए. देखिए, मुझे लगता है इसमें आपकी बात में काफ़ी हद तक मैं सहमत हूँ कि 41% से ज़्यादा वोट अगर कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है और 80 के करीब अगर सीटें मिल रही हैं 182 की विधानसभा में, तो स्वाभाविक है कि जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है. अगर कहीं पर त्रुटि रही है, कोई कमी रही है, तो ज़रूर वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से रही है. शायद हम उन मुद्दों को उस तरह से, जनता के मुद्दों को जनता के सामने और सरकार के विपक्ष में नहीं उठा पाए. कहीं ना कहीं त्रुटि हमसे रही. लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है कि गुजरात एक लोकतांत्रिक तरीके से कहीं ना कहीं बंधक की तरह से राज्य है. यहाँ पर जिस तरह से तमाम चीज़ें, कोई धरना है, प्रदर्शन है, या विपक्ष को जिस तरह से कुचला जाता है, डर की भी राजनीति है, लालच की भी राजनीति है, फिर भी मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं ज़रूर जनता ने, गुजरात की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया. कमी जो रही हमारे अंदर रही और इस बार उस कमी को हमने दूर किया है. हम फिर पुनः गुजरात की जनता से निवेदन करेंगे कि हमें आशीर्वाद दें. 2017 की कांग्रेस, 2022 की कांग्रेस, क्या फ़र्क है? देखिए, 2017 में तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखा था. जहाँ तक बात कांग्रेस की अभी की है, वर्तमान की, तो स्ट्रेटेजी में कहीं ना कहीं परिवर्तन है. शांति से हम लोग जो बूथ लेवल से लेकर और स्टेट लेवल तक जो हमने काम किया है, पिछले 1.5 महीने में जिस तरह से मीडिया के साथियों के साथ मिलकर हमने इंटरेक्ट करके तमाम मुद्दों को उठाया भी है और काउंटर भी किया है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे पार्ट पर मीडिया के एंगल से मुखरता आई है. हमने मुद्दों को तुरंत रिप्लाई दिया है. मोदी जी का कोई भाषण होता है, तुरंत हम उसका रिप्लाई देते हैं. उनके तमाम जो भाजपा के झूठ हैं उनको उजागर करते हैं. शायद इस तरह की स्ट्रेटेजी अगर पहले हम अपना लेते तो और ज़्यादा असर होता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी झूठ पर आधारित एक पार्टी है और वो झूठ के बेस पर ही गुमराह करती है लोगों को. इस बार तमाम घटनाएं इस तरह की रही, खासतौर पर कोरोना हो, तक्षशिला कांड हो, लट्ठा कांड हो, और वर्तमान का जो 2C मॉडल सामने आया है करप्शन एंड कमीशन का मोरबी में, उसमें पूरे विश्व में जो गुजरात के बारे में मोदी साहब ने अपने गवर्नेंस के बारे में एक इमेज बनाई थी, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंची और जनता के सामने कुछ ऐसी चीज़ें गई हैं कि केवल कुछ चीज़ों को मैनेज कर लेने से गवर्नेंस अच्छा नहीं हो जाता. तो हमारी स्ट्रैटेजी में परिवर्तन यही आया है कि हमने चीज़ों को जनता के सामने मजबूती से रखा है कि वास्तविकता ये है और सच्चाई ये है और झूठ ये है. रिएक्टिव कैंपेन जो होते हैं कांग्रेस के, ज़्यादातर हम देखते आए हैं कि कोई मुद्दा बनता है, भाजपा के नेता कोई बयान देते हैं, उसके बाद कांग्रेस उस पर रिएक्शन देती है. उसमें क्या कोई बदलाव आया है कि कांग्रेस के नेता कुछ कहे और उस पर भाजपा बयान देने को मजबूर हो जाए? देखिए, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, लेकिन पिछले 1.5 महीने में जब से मैं गुजरात में आया हूँ, मैंने तमाम सवाल उठाए. मोरबी के ऊपर भी हम हाई कोर्ट को स्यू मोटिव जिस तरह से कॉग्निजेंस लेने के लिए भी हमने चिट्ठी लिखी है. बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं जिसमें हमने भाजपा को कटघरे में खड़ा किया है. जैसे 22 पेपर लीक हुए हैं. हाँ. आज भी हमने जो बात की है मोदी साहब से, सुबह के समय उन्होंने कि इवेंट मैनेजमेंट का काफ़ी अच्छा कार्यक्रम किया कि हमने 75,000 रोज़गार दे दिए, हमने 71,000 रोज़गार दे दिए. हमने कहा वाइट पेपर लाइए, कौन से विभाग में मिले, कब एडवर्टीज़मेंट निकला था, क्या 3 साल से प्रोसेस चल रहा था, कौन से डिपार्टमेंट में हैं, किस पद पर हैं, किस राज्य से हैं, बच्चों के नाम बताइए, इनका रिज़ल्ट कब आया है. मोदी साहब, क्या आप इंतज़ार कर रहे थे कि गुजरात का चुनाव आएगा और आप लिस्ट जारी करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं उन मेहनत करने वाले बच्चों के साथ छलावा है. तमाम ऐसे सवाल हमने उठाए हैं जिसमें बीजेपी को हमने कटघरे में खड़ा किया है. चाहे मोरबी की एसआईटी हो, हमने तमाम मीडिया के साथियों से भी पूछा कि भाई आपके पास क्या वो 5 लोगों की मीडिया की जो एसआईटी जो बनी है मोरबी की, उसकी कॉपी है? किसी के पास नहीं थी. आज हालत ये है कि उस एसआईटी हो चाहे तमाम चीज़ें हों, जनता के बीच में हम लेकर गए और हाई कोर्ट ने पिछले 3 दिनों तक लगातार फटकार लगाई बीजेपी को. रिएक्शन देना भी ज़रूरी है.
कई बार ऐसे विषय आते हैं जिनके ऊपर रिएक्शन देना ज़रूरी है। कभी वो तमाम कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ को ले आएंगे, कभी वो झूठ को परोस देंगे, उस पर रिएक्शन देना भी ज़रूरी है। जैसे मोदी साहब के तमाम अगर पिछले वक्तव्य देखें तो कभी वो इमोशनल कार्ड खेलेंगे, कभी वो गुजरात की जनता पर डाल देंगे, कभी कहेंगे गुजरात का अपमान हो गया। तो उनको जनता को बताना पड़ेगा कि अगर सबसे ज़्यादा गुजरात का किसी ने अपमान किया है तो वो भाजपा ने किया है। और वो कैसे किया है कि जब भाजपा शासन में आई, मोदी साहब सीएम बने, उस समय पर 10,000 करोड़ का कर्जा था इस राज्य के ऊपर, आज 4 लाख करोड़ का कर्जा है। आप बताइए, लगभग 100 के करीब 70-80 का आंकड़ा मीडिया में आया। अगर कच्ची शराब, जहरीली शराब पीकर गुजरात में लोग मर जाते हैं तो ये अपमान गुजरात का इस बात से होता है, या कोई और छोटा शब्द किसी ने इस्तेमाल किया या नहीं किया, उसको तोड़ मरोड़ दें आप, उससे होता है। आप पेपर लीक कर दें, एक वैकेंसी के लिए सैकड़ों हज़ारों लोग अप्लाई करें, बेरोजगारी चरम पर चली जाए, महंगाई चरम पर चली जाए, तो गुजरात का अपमान तो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने किया तो भाजपा ने किया। नहीं, लेकिन मैं मुद्दों पे सहमत हूँ कि इतनी परेशानियां हैं, पेपर लीक से लेकर लट्ठा कांड से लेकर मोरबी दुर्घटना तक। लेकिन क्या आप लोगों को कन्विंस कर पा रहे हैं कि राहुल गांधी मेधा पाटकर के कंधे पे हाथ रखते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि मोरबी दुर्घटना में जयसुख पटेल अभी भी गायब है? क्या आप कन्विंस कर पाए हैं क्या लोगों को इस देखिए, बात पे? बिल्कुल दोनों चीज़ें हमने की। जहाँ तक पहला आपके प्रश्न का हिस्सा है मेधा पाटेकर वाला, हाँ। मेधा पाटेकर के बारे में, मेधा पाटेकर को तो हमारी सरकार ने अरेस्ट तक किया। उनके तमाम जो भी चीज़ें थी वो जनता के सामने हैं। आज वो अगर भारत जोड़ो यात्रा में गई हैं, भारत जोड़ो यात्रा कोई चुनाव जीतो यात्रा नहीं, वो महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ। हमने ना उनको बुलाया है, हमने कहा जो भी व्यक्ति हमारे मुद्दों से सहमत है वो यात्रा में आ सकता है। अगर वो चली गई हैं, एक महिला हैं, वो चली गई हैं, उनके कुछ चीज़ें नेगेटिव हमें भी लगी हैं, लेकिन जिन लोगों ने मेधा पाटेकर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बैठकर तमाम मुद्दों पर, एक फिल्म एक्टर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बॉम्बे से, वो तो मोदी साहब के साथ पतंग उड़ाते हैं। फिर क्या हुआ? उसके बाद एक महिला और हैं, किरण बेदी नाम है उनका, वो तो पूरी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती थी इनके साथ। और नर्मदा बचाओ आंदोलन में जितने लोग मेधा पाटेकर के साथ थे, उनमें आधे तो बीजेपी में चले गए। तो क्या बीजेपी उनसे माफ़ीनामा लेकर लिया है या उनसे सहमत हो गई है, क्या है? मुझे लगता है कि मेधा पाटेकर का इशू आज कोई इशू नहीं। इशू आज ये है कि जो भ्रष्टाचार भयंकर गुजरात के अंदर है, बेरोजगारी जो है मेन, उस पर मुद्दे पर जवाब दिया जाए। लेकिन क्योंकि 27 साल में कुछ किया नहीं है, पूरा मंत्रिमंडल बदल देना पड़ा, सीएम बदल देना पड़ा, वो सूरत की शवदाह की लाल होकर भट्टी पिघल कर गिर गई, उस पर उत्तर दो ना कि बिना ऑक्सीजन के लोग अहमदाबाद जैसे शहर में, जहाँ पर मैक्सिमम फार्मा कंपनी थी, वहाँ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, ड्रिप नहीं मिली वहाँ पर। आज मुद्दे ये हैं। लेकिन इस बार एक ख़ास बात है देवांशी जी के, पिछली बार जब भी कोई इस तरह का मुद्दा इमोशनल कार्ड प्ले करती थी तो वो कई दिन तक चलता था और जनता को गुमराह करने में ये लोग सफल हो जाते थे। पिछले 10-12 दिन में 10-12 इशू मैं बता सकता हूँ जो बीजेपी ने उठाने चाहे, लेकिन जनता चल नहीं रहे मुद्दे। स्वीकार नहीं कर रही। हाँ, आपने देखा होगा लगभग 20-30 हज़ार होर्डिंग पोस्टर एक ही दिन में केजरीवाल के लगे थे। हाँ, क्या था? टोपी लगा के हिंदू टोपी लगा मुस्लिम के, करना चाहा, हाँ। लेकिन 3 दिन बाद उनको उतरवाना पड़ा। हाँ। कौन सा मंच था वो, हिंदू मंच कौन सा मंच था पता भी नहीं, कहीं रजिस्टर्ड नहीं था। बीजेपी ने पैसा लगाया, बीजेपी ने मेहनत की, लेकिन वो चला नहीं 2 दिन। तमाम मोदी साहब के इमोशनल कार्ड पूरी तरह से औंधे मुँह गिर रहे हैं। नहीं, मैं वही समझना चाहती हूँ कि ना जातिवाद चल रहा है, ना धर्मवाद चल रहा है। गुजरात के चुनाव में मुद्दे अभी तक समझ में नहीं आ रहे। तो क्या कांग्रेस का जो कैंपेन है कि आवखते मेड़ नहीं पड़े, वो चल जाएगा? देखिए, हम तो पहले भी कहते थे कि भाई इस बार आपकी दाल नहीं गलेगी, और हम फिर कह रहे हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको इतना वोट मिला, भाजपा को 27 साल गुजरात में मिले, अब आप रिजल्ट बताइए ना। आप बताइए कितने स्कूल खोले, कितनी यूनिवर्सिटी खोली, यूक्रेन से जो एमबीबीएस के बच्चे आए थे उनका क्या हुआ, आपने उनका एडमिशन कहीं कराया कि नहीं कराया? अब तो आपको इन सवालों पर जवाब देना होगा ना। आपने कितने लोगों को रिक्रूटमेंट किया, गवर्नमेंट जॉब में कितने गए, ठेकेदारी में कितने गए, कितने संसाधन आपने अपने मित्रों को बेचे हैं, जो लोग यहाँ पर घोटाले कर कर कौभांड करके भाग गए, उनके प्रति आपका क्या नज़रिया है? जो ड्रग्स मिल रहा है उसके प्रति आपका क्या कहना है? अगर अहमदाबाद में जो बापू और सरदार की भूमि है, अगर 11th क्लास के बच्चे के बैग में ड्रग की पुड़िया मिल रही है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है?
कहाँ से आ रहा है सब ये? अभी यहाँ पे दो नज़रिए हैं। एक ऐसा है कि जहाँ एक कैंपेन ऐसा हो रहा है कि यूक्रेन में बच्चे फंसे थे, तिरंगा दिखाया आ गए, हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी का ये कैंपेन है। आप बता रहे हैं कि उनके साथ उसके बाद क्या हुआ। दो चीज़ें हैं, दोनों अपनी जगह पे सही है, लेकिन फ़र्क किस पे पड़ता है ज़्यादा? वोट कहाँ से मिलते हैं? देखिए, हर चीज़ को आप कपटी राष्ट्रवाद के मुलम्मे में लपेट दें। हर चीज़ में मैं ही राष्ट्रवादी हूँ, मैंने ही कुछ कर दिया है, ये गलत है। मतलब देश के एक बड़े मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंचों से आकर झूठ बोलें कि मोदी साहब ने 2 लोगों को, प्रधानमंत्रियों को, राष्ट्रपतियों को फ़ोन किया, 72 घंटे युद्ध रुक गया, और फिर विदेश मंत्रालय आकर बयान दे कि यह हास्यास्पद है, ऐसा हमारी नॉलेज में कुछ नहीं है, तो फिर दुख होता है। अहमदाबाद की सड़कों में उन्हीं बच्चों ने जब विरोध प्रदर्शन किया, तो भाजपा के एक नेता ने वहीं पर कहा कि तुम लोगों ने मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, अब तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो क्या आप बच्चों से भी आप खुंदक निकाल रहे हैं? क्या बच्चों के ऊपर भी आप अपना गुस्सा निकालेंगे? आपने किसानों के ऊपर गुस्सा निकाला, जिन लोगों ने किसान आंदोलन में हिस्सा लिया, आपने उनको इनकम टैक्स के नोटिस और केसेस और पता नहीं क्या क्या किया, आपने बदनाम किया उनको आपने। क्या बच्चों से भी आप अपनी खुंदक निकालेंगे क्योंकि वो मोदी साहब के खिलाफ उन्होंने एक शब्द बोल दिया? यूक्रेन से बच्चे आए हैं, वो कई हज़ार बच्चे हैं, तमाम राज्यों के हैं, मैक्सिमम गुजरात के हैं। तो आपका क्या नज़रिया है? क्या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई बात की? क्या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कोई बात की? क्या यूक्रेन गवर्नमेंट का युद्ध 4 साल रहेगा तो उनका कैरियर तबाह होगा? सवाल ये मूलभूत सवाल हैं, लेकिन उनका जवाब बीजेपी नहीं देती। उनका जवाब होता है कि आप बाहर लौट कर आए, वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन मुद्दों से परे जो मैटर करता है वो होती है सीट्स। आप कितनी सीट लेकर आते हैं, कितने % वोट शेयर लेकर आते हैं। 2017 में कांग्रेस जहां खड़ी थी उससे काफ़ी पीछे खड़ी है। हम आज ऐसा नहीं बता सकते कि 77 सीटों पे कांग्रेस जीती थी। आज परिस्थितियां अलग है। आज ना आंदोलन है, आज ना वैसी क्रांति की बातें हैं जैसी पहले हुआ करती थी। तो 2022 में अभी कांग्रेस कहाँ खड़ी है? देखिए, मुझे लगता है 2017 का जो खेडूत आंदोलन था, या जो कुछ आंदोलन पाटीदार करने या वाले ओबीसी पाटीदार, आंदोलन। हाँ, कुछ लीडर्स हमारे पास आए, उनसे पॉजिटिव हुआ, कांग्रेस पार्टी की तरफ परसेप्शन बना, लेकिन साथ के साथ एक वर्ग को नेगेटिव भी लगी वो चीज़, क्योंकि भारत का जो समाज है वो बहुत हिट्रोजीनियस है, वो बहुत मिक्स समाज है। एक चीज़ एक्शन होता है, रिएक्शंस भी होते हैं। मुझे लगता है कि हर चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव हैं। केवल आंदोलन एक ऐसा नहीं था उस समय पर। 2017 में देखें तो 2017 में 16 में इन्होंने नोटबंदी की, उसका बड़ा प्रचार था कि पता नहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या होगा। 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव जीते थंपिंग मेजोरिटी से, क्योंकि ये लोग तो मतलब मास्टर है ना, गंजों को कंघी बेच दें ये लोग। हालत ये है कि वहाँ की तमाम चीज़ों को पॉजिटिव करके यहाँ पर प्रेजेंट किया। और जो मोदी साहब का भी जादू था उस समय पर, कहीं ना कहीं लोग समझ रहे थे कि एक व्यक्ति आया है जिसने बड़े बड़े नारे दिए हैं, अच्छे दिन आएंगे, और बहुत हुई महंगाई की बार, बहुत हुआ बेरोजगारी पर वार, और पता नहीं क्या क्या नारे उन्होंने दिए। काला धन आएगा, 15 लाख आएंगे, 100 स्मार्ट सिटी आएंगी, तमाम चीज़ें थी कि तमाम इन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए थे। 2017 के ही मुझे याद है वो जो भाषण 15 अगस्त का था उसमें, कि 2022 तक अगले 5 साल में खेडूतों की आय दुगनी हो किसान की जाएगी। आमदनी डबल हो जाएगी, सबको घर मिल जाएगा। जब अमृत महोत्सव मनेगा, 75 वर्ष हो जाएंगे, किसान की आमदनी 32 रुपये पर कैपिटा से घटकर 27 हो गई। घर किसको मिला किसको नहीं मिला पूरा देश देख रहा है। भ्रष्टाचार के तमाम मामले सामने आ गए। चाइना 2017 के बाद ही घुसकर बैठा हमारे यहाँ पर। कोरोना का मिसमैनेजमेंट हुआ, किसानों का बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ। तो 2017 के बाद दिवांशी मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था में भी, विदेश नीति में भी, सामाजिक नीति में भी, और कहीं ना कहीं जिस तरह की राजनीति चली है उसमें गंगा जी में बहुत पानी बह गया है। तो 17 और 22 में अगर हम बहुत कंपेयर फर्क करें, है। बहुत फ़र्क है। आज जनता जागरूक हुई है। मैं अभी 2 दिन पहले एक टीवी शो यहीं साबरमती नदी के किनारे कर रहा था, जिसको रिवर फ्रंट और काफ़ी हाँ। भुनाते हैं ये लोग। वहाँ पर बच्चों के जो सवाल आए मैक्सिमम बीजेपी के प्रवक्ता से थे।
मैक्सिमम जॉब से रिलेटेड थे, मैक्सिमम एजुकेशन से रिलेटेड थे। तो जनता अब समझ गई है कि ये लोग केवल और केवल सपना दिखाते हैं, एक इमारत बनाने में जातिवाद की ईंटें लगाते हैं और धर्म का प्लास्टर करके उस पर वाइट वॉश कर देते हैं। अंदर क्या है क्या नहीं है वो दिखता नहीं है। अब वो दिखने लगा है कि जो अभी तक किया है इन्होंने वो केवल और केवल कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण का सहारा आखिरी मोमेंट पर लो और चुनाव जीत कर आगे चले जाओ। तमाम जितनी भी आप देखिए इलेक्शन से जुड़ी हुई मशीनरीज हैं, मैं उसको कई बार 5M कहता हूँ। 5M। 5M मनी इनके पास है सबसे ज़्यादा, नोटबंदी का पैसे से लेकर और इलेक्ट्रोल बॉन्ड से लेकर सब कुछ इनके पास है। दूसरा मसल पावर इनके पास है पूरी तरह से, पूरी बंधक बना लेते हैं। तीसरा मीडिया, मैं कहता हूँ मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो पूरी तरह से इनके लिए सुबह से शाम तक काम करता है कि मोदी साहब का ही चेहरा दिखाना है। आप जैसे पत्रकार बहुत कम हैं और मैं व्यक्तिगत तौर पर आपका बहुत सम्मान करता हूँ कि आप लोग वास्तव में मुद्दे उठाते हैं। आप तीखे से तीखे सवाल सरकार हमसे पूछिए ना, कांग्रेस से, लेकिन 8 वर्ष हो गए हैं सरकार चलाते हुए, अब सवाल सरकार से होने चाहिए। भाइयों बहनों मित्रों, मुझे 60 महीने दे दो। अरे भाई 60 की जगह अब तो 100 महीने हो गए। अब आप बताइए, 35 रुपये पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा और डॉलर 40 रुपये में मिलेगा। वो लाला रामदेव कहाँ हैं? सब लोग कहाँ भाग गए सब? आज बड़ी बड़ी बातें हटकर अब आप 2047 का सपना देखना शुरू कर दीजिए। अभी तक 2022 में ये होगा, अब 2 दिन पहले मोदी जी कह के गए हैं कि ये चुटनी जो है अगले 25 साल के लिए। तो मतलब वो जो अगली जनरेशन है वो मोदी जी के कामों को देखेगी। हम पूछ रहे हैं 27 साल आपको यहाँ हो गए, इसका उत्तर दीजिए। 8 साल केंद्र में हो गए आपको, उसका उत्तर दीजिए। उत्तर चाहिए अब। जनता आंसर चाहती है। जो आपने बड़े बड़े भाषण दिए थे उनका क्या हुआ? लेकिन उसके साथ साथ एक तीसरा फैक्टर 2022 में ऐड हुआ है, वो है तीसरी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का। आप ऐसा बता सकते हैं कि उनकी 0 सीट आएगी, हम वो भी मान लें, लेकिन एक फैक्ट ये है कि वो वोट तो ज़्यादा लेने वाले हैं। अगर 10,000 भी लेते हैं तो काफ़ी सारी सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और भाजपा दोनों मार्जिन पे लड़ते हैं। तो वहाँ जब वोट करते हैं तो कांग्रेस फिर कैसे अच्छा कर सकती है परफॉर्म? देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें। एक सबसे पहली चीज़ तो ये आम आदमी पार्टी का जो इतिहास है वो किस तरह का रहा है। कहाँ अन्ना मूवमेंट था, सब लोग छोड़कर चले गए, किस तरह से बीजेपी की बी टीम है वो एक्सपोज हुए। उसके बाद फिर पंजाब में 1 साल में क्या हालत पंजाब की इन्होंने कर दी है। 10 से ज़्यादा बड़ी बड़ी जघन्य हत्याएँ वहाँ पर हुई हैं। पुलिस वाले सेफ़ नहीं हैं। वहाँ पर जिस तरह से हिंदू वर्सेस सिख इन्होंने किया है, खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ावा मिला है। दूसरी तरफ दिल्ली का भी अगर देखें तो अब केजरीवाल जी ने तो खांसना बंद कर दिया है और पूरी दिल्ली खांस रही है। वहाँ पर 4 महीने ऐसी हालत है कि बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं। हर साल 10 दिन 20 दिन आपको स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। और आपने क्या किया? आपने ये किया कि टिकटें बेची आपने और 3-4 हज़ार करोड़ का घोटाला मात्र आपने दारू में कर दिया। आप अपने कार्यालयों में पंजाब और दिल्ली में सरदार पटेल और बापू की फ़ोटो पीछे दीवार पर लगाना पसंद नहीं करते और आप कहते हैं कि हम गुजरात में सरकार बनाएंगे। तो क्या दारू और ड्रग्स का जो पैसा है उससे आप गुजरात में सरकार बनाएंगे? क्या गुजरात की जनता को आप इतना कम चिंतन वाला समझते हैं कि वो आपको वोट देगी? जो व्यक्ति बापू और पटेल को नहीं मानता है, मोदी जी के इशारे पर काम करता है, उसके टिकट कमलम से बढ़ते हैं, हवाई जहाज़ में कैश पैसा आता है, क्या वो व्यक्ति कहेगा कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ या मैं ईमानदार हूँ? ये कट्टर भ्रष्टाचारी लोग हैं और बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं। मीडिया और तमाम एजेंसीज को पूरी तरह से हायर करके बज बनाते हैं। हम आ गए आ गए आ गए। यही उत्तराखंड में था। उनके सीएम कैंडिडेट कर्नल कोटियाल थे। कहाँ हैं आज वो? बीजेपी के प्रवक्ता हैं उत्तराखंड के। गोवा में भी सरकार बन रही थी, सीएम कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। मैं फिर कहता हूँ यहाँ पर भी खाता नहीं खुलेगा। जो इनके सीएम कैंडिडेट हैं उनकी जमानत जब्त होगी। अब ये देखना होगा कि किस सीट पर कितने वोट काट पाते हैं। जो आपका मूल सवाल है कि 10,000, 5,000, 2,000, 1,000 जो भी कटेगा, ये जनता के हाथ में, मेरे और आपके हाथ में नहीं। मुझे लगता है कि शहरों में जो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, बीजेपी डरी है इनसे कि कहीं हमारा वोट बैंक ना कट जाए, तभी बीजेपी ने इनकम टैक्स के छापे और ये वो ईडी वीडी को यूज़ किया है और इनके तमाम रिसोर्सेज को बंद किया है। नहीं, अगर बीजेपी की बी टीम है तो बीजेपी उनके सामने क्यों पड़ेगी? मतलब थोड़े जवाब में कंफ्यूजन है ना कि आपने बताया कि
आम आदमी पार्टी के टिकट कमलम से वहाँ पे बढ़ते हैं, आप बताते हैं कि उनके पीछे पड़ी है, वो भाजपा के वोट काट रही है। देखिए उसमें कहीं पर भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं। देवांशी केवल आई वॉश है। अगर दोनों पार्टियां अपने आप को एक दूसरे का विरोधी नहीं समझेंगे तो वोट कैसे कटेगा? आप कह रहे हैं हमारे पास एक संदूक भर के दारू कांड में दिल्ली के शराब माफियाओं के सबूत हैं, तो आज तक फिर मनीष सिसोदिया खुला क्यों घूम रहा है? मनीष सिसोदिया सीबीआई के कार्यालय से बाहर निकलता है और बाहर निकलते ही कहता है उन्होंने कहा मैं सीएम बना देंगे हम। या तो सीबीआई के डायरेक्टर को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आपके कार्यालय से एक मुजरिम बाहर निकला जिसका एफआईआर में नंबर 1 है, वो आपकी जांच एजेंसी पर सवाल खड़े करता है या स्क्रिप्ट लिखी हुई है कि इसलिए मैं कहता हूँ तमाम मुद्दे ऐसे हैं। हिमाचल से ये लोग 1 साल पहले हिमाचल में सरकार बना रहे थे, मंडी में जब रैली हुई थी बहुत बड़ी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये बीजेपी ने शिफ्ट किया है इनको पूरी तरह से कि गुजरात हार रहे हैं, हमारी मदद करो। पिछले 10 दिन में वो ग्राफ भी पूरी तरह से गिर गया है। मतलब मदद तो हो रही है ना, लेकिन भाजपा को अगर आपकी वो थियरी भी मान ले, देखिए फिर भी ग्राउंड पे कांग्रेस कहाँ खड़ी है? कहीं ना कहीं बीजेपी की मदद करने के लिए ये लोग आए हैं, डेंट मारने के लिए कांग्रेस को आए हैं। लेकिन पिछले 15 दिन में जिस तरह से हमने तमाम मुद्दों पर इनका जो फेक हेल्थ का मॉडल है, फेक एजुकेशन का मॉडल है, उस पर एक्सपोज किया है और हमें लगता है गुजरात की जनता काफ़ी कन्विंस है। यही कारण है कि 25 से 30 विधायकों के इनके कार्यालय बंद होने के कगार पर। अच्छा, आखिरी 2 सवाल है मेरे। एक तो सबसे पहले कि 27 सालों के बाद कांग्रेस ऐसा कैसे बोल सकती है कि कोई आकर हमारे वोट काटेगा? क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी तो इस साल में चुनाव लड़ रही है 2022 में, इससे पहले इतने सारे मौके मिले, वहाँ कांग्रेस कभी नहीं जीत पाई। अब 2022 में जब एक तीसरी पार्टी आकर यहाँ माहौल बनाती है तो कांग्रेस बोलती है नहीं, ये लोग हमारे वोट काट दें। नहीं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा वोट काट रहा है, मैंने कहा बीजेपी के इशारे पर वोट काटने आए। नेट रिजल्ट क्या रहेगा वो तो समय आने पर पता चलेगा। उत्तराखंड में भी तो कह रहे थे लोग कि हम वोट काट रहे हैं, लेकिन 1% से वोट कम आया। हिसार में अभी मेरा हिंदुस्तान नंबर 1 बनाने चले थे, जो इनका होम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ बाई इलेक्शन हुए, वहाँ पर 2.25% वोट आया। तो जो इनका होम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये हालत है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई वोट कटेंगे किसी के भी। सीधी फाइट है, एक तरफ बापू और सरदार पटेल की विचारधारा है, दूसरी तरफ फांसीवादी विचारधारा है। कांग्रेस और बीजेपी की सीधी फाइट है। कांग्रेस 125 सीट के पार जाएगी इस बार। मेरा आखिरी सवाल यही था कि कहाँ खड़ी है कांग्रेस? कांग्रेस 125 सीट के पार जाएगी। और देवांशी, आपका बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पोर्टल है, चैनल है, मैं आपको एक बात कह के जा रहा हूँ, गुजरात में इस बार सरकार गाँव से आएगी। रूरल एरिया मेन डिसाइडिंग रहेगा इस बार। एक तरफा कांग्रेस आएगी। शहरों में भी हम सीट बढ़त बनाएंगे, लेकिन इस बार मेन, क्योंकि हमेशा से बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड शहर रहते हैं और वहाँ से वो बहुत लीड लेके निकल जाते हैं। इस बार इनको शहरों में लीड नहीं मिलेगी और इस बार सरकार गाँव से आएगी। अच्छा, थैंक यू सो मच आलोक जी हमसे बात करने के लिए। Thank you. સમય આવે ખબર પડશે કે કોણ એક્ઝેક્ટલી અત્યારે ક્યાંક ઊભું છે, પરંતુ એક વસ્તુ અત્યારે એ સમજાઈ રહી છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી અને કોંગ્રેસ વચ્ચે મુખ્યત્વે એ બી ટીમ જે પણ હોય પણ એ ફાઇટ થઈ રહી છે। આમ આદમી પાર્ટી કોના વોટ કાપે છે, કઈ બાજુ જાય છે, સમય બતાવશે। નમસ્કાર।